अमेरिका और कनाडा ऐसा लग रहा था कि व्यापार समझौते के करीब हैं और अब वे वार्ताएं विफल हो गई हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि वॉशिंगटन ने बहुत ज्यादा मांगा और बहुत कम दिया। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अमेरिका का राज्य बने बिना ही उसके फायदे चाहता है। अब कनाडा अमेरिका द्वारा कनाडाई सामान पर लगाए गए 20 अरब डॉलर के 50% नए टैरिफ के खिलाफ डॉलर के बदले डॉलर की जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तो आखिर गलती कहां हुई और अब ये ट्रेड वॉर कहां जाएगी? तो ये समझने के लिए कि बातचीत की मेज पर क्या हुआ और इसका अमेरिका कनाडा व्यापार संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, हमारे साथ हैं मोशे लैंडर, जो कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ व्याख्याता हैं। ठीक है, मार्क कार्नी कहते हैं कि अमेरिका ने बस बहुत ज्यादा मांग लिया और बहुत कम पेशकश की। आपको क्या लगता है कि वे कौन से मुद्दे थे जिनकी वजह से आखिरकार ये समझौता टूट गया? अमेरिका कनाडा के डेयरी बाजार तक पहुंच जाता है। अब उनके पास कुछ हद तक पहुंच है और वे जो उपलब्ध है उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक आसान निशाना है। कनाडा के पास सप्लाई मैनेजमेंट का एक सिस्टम है जो उसके किसानों को प्रतिस्पर्धा से बचाने की कोशिश करता है। ट्रंप को यह विचार पसंद नहीं है और वे इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि टैरिफ को सही ठहरा सके। कनाडा ने पहले अमेरिकी दबाव और टैरिफ के जवाब में कनाडाई दुकानों पर अमेरिकी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुझे लगता है कि बहुत से कनाडाई शायद खुद ही कैलिफोर्निया कैबरनेट खरीदने से बचते। लेकिन जब सरकार ये फैसला लेती है, ट्रंप कहते हैं, तो ये भी एक संकेत है कि कनाडा खास तौर पर अमेरिका के साथ ईमानदारी से बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखता। और इसलिए कनाडा की प्रतिक्रिया रही है, बिल्कुल आप हमारे स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ लगा रहे हैं और मुझे लगा था कि हमारे बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आप क्या कर रहे हैं? तो दोनों तरफ नाराजगी बढ़ गई है। लेकिन ट्रंप की गलत आर्थिक नीतियों के कारण कनाडा यहां निश्चित रूप से एक पीड़ित की तरह दिख रहा है जो शायद काम भी नहीं कर रही है। दिलचस्प है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार कनाडा जिस डॉलर के बदले डॉलर वाली जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है, उससे अमेरिकी व्यवसायों और उपभोक्ताओं को आखिरकार कितना नुकसान होगा? हाँ, जो आंकड़ा अभी सामने आ रहा है वो ये है कि अमेरिका जो टैरिफ कनाडा पे लगाने जा रहा है वो लगभग 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान और सेवाओं पर लागू होगा। अब संदर्भ के लिए, कनाडा अमेरिका के साथ हर दिन लगभग 1 अरब डॉलर का व्यापार करता है, तो 20 अरब डॉलर मुश्किल से 3 हफ्ते के निर्यात के बराबर है। तो ये ऐसा नहीं है कि इससे कनाडाई अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और अगर कनाडा 20 अरब डॉलर के साथ जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था कनाडा से लगभग 12 गुना बड़ी है। तो ये शायद लगभग 1.5 दिन के बराबर ही होगा। तो हम किसी बड़ी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक कदम है जिसे कनाडा अमेरिकियों को दिखाना चाहता है कि मुक्त व्यापार समझौते के रहते आप उन देशों पर टैरिफ नहीं लगा सकते जिनके साथ आपका मुक्त व्यापार समझौता है। कनाडा ये भी अमेरिकियों को बताना चाहेगा कि मुझे लगता है 37 अमेरिकी राज्यों का मानना है कि कनाडा उनका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सभी 50 राज्य कहते हैं कि कनाडा उनके शीर्ष 3 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। तो आप जानते हैं, कनाडा का व्यापार खोना ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस नजरअंदाज कर दें और कहें कि चलो कहीं और से ले लेंगे। अमेरिका को वाकई में कनाडा की जरूरत है, भले ही ट्रंप ये कहते रहें कि उन्हें किसी भी चीज के लिए कनाडा की जरूरत नहीं है। और कनाडा को भी निश्चित रूप से अमेरिका की जरूरत है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारे पड़ोस में है। देखिए, हम पहले से ही सुन रहे हैं कि ट्रंप अपनी बयानबाजी को और तेज कर रहे हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं है। क्या आपको लगता है कि बातचीत की ओर वापसी का कोई रास्ता है या फिर हम एक और गहरे और लंबे अमेरिका कनाडा व्यापार युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि कनाडाई लोग दिन गिन रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप की राष्ट्रपति पद की अवधि में करीब 1000 दिन बाकी हैं और उसके बाद शायद चीजों को सही करने का मौका मिल सकता है। लेकिन इस बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसकी फिलहाल फिर से बातचीत हो रही है और ट्रंप पूरी तरह से उससे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में जिस दिन उन्होंने छुट्टी ली थी वही दिन था जब यह सिखाया गया था कि व्यापार एक अच्छी चीज है और दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि वो इसे समझते नहीं है। और आप जानते हैं, समस्या यह है कि जितना ज्यादा समय ये चलता है दोनों देशों पर उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। वापसी का रास्ता है, वे एक दूसरे तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन कनाडाई लोगों को यह बहुत लंबे समय तक याद रहेगा कि अमेरिकियों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। मुझे नहीं लगता कि सीमा के दूसरी तरफ इसका उतना असर होगा, क्योंकि भले ही कनाडा अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, व्यापार अमेरिका में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कनाडा में है। सही है, ठीक है। खैर, मैं अभी अमेरिकी आर्थिक स्थिति की ओर रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ बने रहें। अमेरिका का कर्ज अभी अभी एक चौंकाने वाले नए मुकाम पर पहुंच गया है, 40 ट्रिलियन डॉलर। ये उस राशि से दुगुना से भी अधिक है जो अमेरिका पर सिर्फ 10 साल पहले बकाया था और घड़ी अभी भी चल रही है। सरकार जितनी आमदनी करती है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। ब्याज भुगतान बढ़ते जा रहे हैं और 30 साल की उधारी दरें लगभग 2 दशकों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। मोशे, मैं इस पर फिर से आपके पास आना चाहती हूँ। 48 ट्रिलियन डॉलर एक चौंका देने वाली संख्या है, लेकिन अमेरिकियों को वास्तव में कितनी चिंता करनी चाहिए? देखिए, जो कर्ज उनके पास है वो बस घाटे का संचय है जिसमें अधिशेष का संचय घटा दिया गया है। तो ये वास्तव में दिखाता है कि अमेरिका के पास अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं है।
और निश्चित रूप से ट्रंप की राष्ट्रपति पद की अंतिम 18 महीनों में और निश्चित रूप से उनके पहले कार्यकाल के दौरान वो अमेरिका के सबसे ज्यादा टैक्स कटौती करने वाले राष्ट्रपति थे इतिहास में। और इसलिए ये बहुत अच्छा है कि इन सभी व्यवसायों और अमीर लोगों के टैक्स में कटौती हो रही है। ऐसी चीज किसे पसंद नहीं आएगी। लेकिन आप अपने कर्ज को चुकाने के लिए और क्या करेंगे? आप सिर्फ आर्थिक वृद्धि के सहारे इससे उबर नहीं सकते, कम से कम इतनी जल्दी नहीं कि वो आंकड़ा कम चौंकाने वाला लगे। तो अगर हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि किसी भविष्य के राष्ट्रपति को आकर टैक्स बढ़ाने होंगे और सरकारी खर्चों में कटौती करनी होगी, तो ये करना काफी मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि उधार लेने वाले या जो लोग उस उधारी को फाइनेंस कर रहे हैं वे थोड़े बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि आपके पास यहाँ कोई योजना है। और यही बात उन्हें असली संख्या से भी ज्यादा परेशान करती है। सही है। आप जानती हैं, हम पहले से ही सरकारी बॉन्ड और मॉर्गेज पर उधार लेने की बढ़ी हुई लागत देख रहे हैं। ये बढ़ता कर्ज आखिरकार लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है और हम ये बदलाव कब देख सकते हैं? देखिए, अगर सरकार ऊंचे ब्याज दरों पर उधार ले रही है तो वे शायद सबसे सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि सिद्धांत रूप में अमेरिकी सरकार कभी भी अपने कर्ज पर चूक नहीं करेगी। अब उस बयान में ट्रंप फैक्टर को एक तरफ रख देते हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में अमेरिकी सरकार कभी भी अपने कर्ज पर चूक नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि बाकी सभी लोग, चाहे वे व्यवसाय हों, व्यक्ति हों या कोई और, उन्हें उससे भी ऊंची ब्याज दरों पर उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास डिफॉल्ट करने की संभावना होती है और उनके पास अमेरिकी सरकार जैसा समृद्ध इतिहास नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त का आधार रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जिनके पास मॉर्गेज, क्रेडिट लाइन, स्टूडेंट लोन या कार लोन है, उन्हें सामान्य से ज्यादा ऊंची ब्याज दरें चुकानी पड़ेंगी। और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी लोग रहन सहन की बढ़ती लागत और खर्च उठा पाने की दिक्कतों का दबाव महसूस कर रहे हैं, ये उनके बजट का और भी बड़ा हिस्सा घेरना शुरू कर देगा। लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि भले ही आज उन्हें इसका असर महसूस न हो, एक समय ऐसा आएगा जब उनके टैक्स बढ़ेंगे या सरकार उनके समर्थन पर जो खर्च करती है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। तो फिर वो पैसा कहां से आएगा? या तो वो बचत से आएगा या फिर मौजूदा आय स्रोतों से आएगा। तो किसी न किसी समय अमेरिकियों को ये सिर्फ उधार लेने की बढ़ी हुई लागत से कहीं ज्यादा महसूस होने लगेगा। सही है। सवाल बेशक ये है, आप जानते हैं ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ये दबाव कितना गंभीर हो जाएगा, आप कह सकते हैं? या फिर क्या ये तनाव अगले राष्ट्रपति कार्यकाल तक चलेगा और अगले राष्ट्रपति को इन सब के परिणामों से निपटना पड़ेगा? ठीक है, आगे बढ़िए। वो तो बहुत अच्छा समय है, फिर तो ये बढ़िया विचार है, माफ कीजिए। नहीं, मैं चाहती थी कि हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपकी आखिरी राय सुन लूं। मैं बस यही कहने वाला था कि हर राष्ट्रपति की यही भूमिका होती है कि आप गड़बड़ी किसी और के लिए छोड़ देते हैं कि वो उसे ठीक करे। जब सब कुछ आपके हिसाब से चलता है तो आप श्रेय ले लेते हैं, और जब कुछ गलत हो जाता है तो आप किसी और को दोष देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी राजनीति है, जरूरी नहीं कि ये अच्छी अर्थनीति हो।